जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज बहुत दिनों बाद वापस से मौका मिला है आप लोगों के साथ मुखातिब होने के लिए। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसा जिसके बारे में हर किसी के पास ओपिनियन है, हर किसी के पास राय है। और हम बात कर रहे हैं कश्मीर के बारे में, द मदर ऑफ ऑल इश्यूज। तो इस इशू को मैंने क्यों चुना, क्योंकि ये कि ऐसा इशू है जो बहुत ही सेंसिटिव तो है ही, लेकिन इस इशू के बारे में सबको आधा आधा पता है। सबका ओपिनियन भी इसीलिए है बिकॉज सबको उस इशू के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि एक प्री कंसीव नोशन है। तो आज हम इस इशू को समझेंगे 3 आसान वीडियो में। ये 3 आसान वीडियो किस लिए बनाया मैंने? पहला पार्ट ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली जम्मू एंड कश्मीर क्या है और क्यों है। दूसरा पार्ट उसकी हिस्ट्री को समझेंगे। तीसरा पार्ट क्या हुआ और क्यों कंफ्लिक्ट हुआ। तो जैसा कि आप ये टॉपिक भी देख रहे हो, कश्मीर द अनएक्सप्लोर्ड ट्रूथ। तो पहला पार्ट जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, वो बात करेंगे प्रेजेंट के बारे में। इसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, क्या इशू है यहाँ पे, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, क्या कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, क्यों इस हालात में है वो। दूसरा होगा एग्जिस्टिंग्स ऑफ कश्मीर, कि कश्मीर आया कैसे, कब आया, कब से इसके बारे में हम बात करना शुरू कर दिया हमने, कब से ये वर्ल्ड मैप के ऊपर आ गया, कब से हमारे पास कश्मीर को लेके आप कह सकते हो एक हिस्टोरिकल डेटा है। इसके बारे में बात करेंगे ताकि हमें यह समझ में आए कि एग्जैक्टली कश्मीर की उत्पत्ति, अस्तित्व क्या है। और तीसरा है द कन्फ्लिक्ट ऑफ कश्मीर। कन्फ्लिक्ट ऑफ कश्मीर तब पता चलेगा जब हमें इसके प्रेजेंट और पास्ट के बारे में पता होगा। तो इन दोनों को जब हम समझेंगे फिर हम कन्फ्लिक्ट ऑफ कश्मीर तक पहुंचेंगे। तो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। तो आपके सामने जो मैप है ये हमारे इंडिया का मैप है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जम्मू एंड कश्मीर टॉप नॉर्दर्न साइड में है, ये आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर को, और साथ में लद्दाख। तो ये आप अगर देखेंगे तो ये 2 लाइन से डिवाइड हो चुका है। मतलब पहले ये एक स्टेट था जिसको अभी 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के थ्रू जो ये स्पेशल स्टेटस था उसको हटा करके इंडिया के साथ एज अ यूनियन टेरिटरी में मर्ज कर दिया गया है। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स और कारण दिए गए हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर मोटा मोटा आप इस चीज़ को देखें तो अब ये एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी है। इन दोनों की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है ये सारा कुछ अब देखा जाएगा। तो हुआ ये था कि जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर ने अपने आप को आज़ाद रखने की कोशिश की थी। बट बाद में जब पाकिस्तानियों ने इनके ऊपर अटैक किया तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के साथ हमारे साथ शामिल हो गया। बट उसके बाद 1947-48 में जब हमारी एक लड़ाई हुई, पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन गुलमर्ग करके जम्मू को और कश्मीर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और हमने उन्हें खदेड़ दिया और सीज़ फायर हुआ, जिसके बारे में और हम डिटेल में बात करेंगे। मैं अगले मैप में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो उसके बाद एक LOC बनी, और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो आपको मुकुट में ये दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट एग्जैक्टली ये वाला पार्ट हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट। उसी तरीके से इधर में भी ये वाला पार्ट हमारे पास नहीं है। ये ऑक्यूपाइड है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये, और ऊपर में गिलगित बल्तिस्तान है। मैं आपको और इसको तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इस मैप को देखें तो दोस्तों आप इस मैप को समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है अब इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, कौन कौन से कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं और किस तरीके से जो है पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है कश्मीर को डिफरेंट जगहों पे। तो आप जो ये नक्शा देख रहे हो जिसमें आपको ये वाइट कलर की पट्टी, क्रीम कलर की पट्टी दिख रही है, ये हमारा कश्मीर है अभी जो इंडिया के कब्जे में है। बाकी जो आपको जगह दिख रही है ग्रीन कलर में, ये ऑक्यूपाइड बाई कश्मीर है। इसमें भी 2 जगह हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट वाला जो आपको ये दिख रहा है ना, ये आज़ाद कश्मीर है, जो ये उससे ये कहते हैं आज़ाद कश्मीर, जिसका झंडा वंडा इन्होंने सब बना लिया है और अपने मतलब उसको कह दिया है, इसको सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कहते हैं। ये वाला जो है इसको हम POK कहते हैं जिसको, और ये वाला जो है ये है गिलगित बल्टिस्तान। गिलगित बल्टिस्तान यहाँ पे है। अब इसके लिए आप पूछोगे कि ये किस तरीके से बन गया जब ये हमारा ही कश्मीर था। तो इसकी एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, मैं बहुत जल्दी से बताऊंगा क्योंकि आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, ये क्या होता है कि 1947-48 में जब इंडिया जो है आज़ाद हो गया था, उसके बाद 47-48 में एक वॉर होती है पाकिस्तान के साथ। वो क्यों होती है? क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कश्मीर को कब्ज़ा करना। तो जब आज़ाद हुआ मुल्क हमारा, तो
ये जम्मू कश्मीर एक रियासत बन के अलग रहने की कोशिश कर रहे थे। राजा हरी सिंह ये चाहते थे कि वो किसी में ना जुड़े और अलग से अपना प्रिंसली स्टेट बना के राज करे, बट ऐसा हो ना पाया। एक तो अंदर भी उनके काफ़ी सारी बगावत चल रही थी, और इसी का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान ने क्या किया कि कुछ वहाँ के जो कबायलाई लोग हैं, कबीले के जो लोग होते हैं, ट्राइबल लोग, उन कबीलों के लोग को भड़का के कुछ लोगों को पाकिस्तान आर्मी का ड्रेस पहना के ये ऑपरेशन गुलमर्ग उन्होंने लॉन्च कर दिया। और उससे क्या हुआ कि वो यहाँ से आना शुरू हो गया पाकिस्तान के साइड से। ठीक है, जब वो पाकिस्तान के साइड से आना शुरू हो गए तो वो इधर 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 हर जगह कब्जा करना शुरू कर दिया और वो लोग यहाँ तक आ गए। तो महाराजा हरी सिंह को ये समझ में आ गया कि अब ये इसके हाथ से जाने वाला है। तब इन्होंने वापस इंडियन गवर्नमेंट से कहा कि ठीक है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर एक्सेशन, और हम एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन कर लेते हैं। और फटाफट उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। जब उन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तब इंडिया ने अपने फोर्सेस को एयरलिफ्ट करके यहाँ पे कश्मीर में ड्रॉप किया, और उसके बाद इन्होंने खदेड़ना शुरू किया। तो जो यहाँ आ गए थे उसके बाद इनको खदेड़ना जाना शुरू कर दिया गया। उसके बाद ये मैटर चला गया यूएन में। अब जब यूएन में ये मैटर चला गया, हमारे ही कुछ लोगों की, अब मैं कह सकता हूँ कि डिप्लोमेसी का प्रॉब्लम था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और बहुत सारे जो हैं उसके कारण थे, जो कि यूएन जाना नहीं चाहिए था। इंडिया और कश्मीर के बीच में मामला था, और पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाई कर रहा था, तो इंडिया के पास पूरा हक था उसको पीछे करने का। बट एनीवेज चीज़ें जो हैं वो चलने लगी, और वो यूएन में जाके वो सीज़ फायर की बात हो गई। जैसे ही सीज़ फायर हुआ तो जो चीज़ जहाँ पे था वहीं रुक गया, और वही दिन जिस दिन ये चीज़ सीज़ फायर हुई, ये एलओसी बन गया। आप देखो, ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, ये जो पट्टी बनी हुई है, ये जो है ये एलओसी है। मैं आपको और सही से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पट्टी आप देख रहे हो, ये पूरी एलओसी है। अब इस वजह से जो जहाँ था वहीं रह गया, और उसके बाद से ये सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर का नाम दे दिया इसको, और बाकी गिलगिट बाल्टिस्तान वाली जगह हो गई। इधर इसका कैपिटल बना लिया मुजफ्फराबाद, और इधर इसको गिलगिट बाल्टिस्तान में स्कार्दू इनकी सबसे बड़ी सिटी है, जहाँ पे इन्होंने अपना एयर बेस भी बना के रखा हुआ है, और वहाँ पे भी अपना ऑक्यूपेशन इलीगली कर लिया। उसके बाद कुछ महीनों के बाद, अगर आप देखोगे, महीनों भी क्या, आप मान के चलो कि एक आध साल के बाद इन्होंने इसको तहसील में और इसमें जो है बदलना शुरू कर दिया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को, गिलगिट बाल्टिस्तान को। अगर आप एरिया वाइज बात करो ना, अभी इसके ऊपर हम आएंगे। उसके बाद ये वक्त चला गया, आगे जाते गया। 1962 में हमारी वॉर हुई चाइना के साथ, और ये वाला हिस्सा हमसे छूट गया। अब जब ये वाला हिस्सा छूट गया तो ये वाला भी इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया गया चाइना ने। अब क्या करें, ऐसे ही आप देखोगे तो टेक्निकली 3 टुकड़े हो गए, 3 कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स भी हैं। तो इनको हम एक ही कन्फ्लिक्ट पॉइंट मानते हैं, बट अलग अलग डिविजन्स बने हुए, इसलिए मैं इसको यहाँ पे 2 कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स बोल रहा हूँ। तो ये जो है अक्साई चीन भी आ गया। अब अक्साई चीन में चाइना ने क्या किया, क्योंकि उसके तिब्बत वाले साइड से वो चाहता था कि इधर से एक रूट निकाले यहाँ जाके, तो इसलिए उसने क्या किया कि ये वाला एरिया एक छोटी सी संधि करके पाकिस्तान से ले लिया। अब इसके लिए बड़ा आसान हो गया वहाँ से यहाँ मूव करना भी, बाकी के देशों से जुड़ने का भी, और इसने यहाँ पे अपना वर्चस्व दिखाने लगा। तो अब आप मुझसे एक बात पूछोगे कि यहाँ पे आपने लाइन ऑफ कंट्रोल लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लिखा हुआ है, तो ये क्या है? मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो मार्क्ड बाउंड्री है, क्योंकि जब ये सीज फायर हुआ था तो ये पूरी तरह से मार्क्ड हो गया था, और आज भी हमने फेंसिंग करके 90% जगह यहाँ पे आपने लाइन ऑफ कंट्रोल लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लिखा हुआ है, तो ये क्या है? मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो मार्क्ड बाउंड्री है, क्योंकि जब ये सीज फायर हुआ था तो ये पूरी तरह से मार्क्ड हो गया था, और आज भी हमने फेंसिंग करके 90% जगहों पे रखी है। कुछ ऐसे जगहों पे हम फेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं जहाँ पे एक्चुअली नेचुरली वो हो नहीं सकती है, माउंटेन है, पानी है, तो वो फेंसिंग नहीं हो पाती, जहाँ से ये लोग घुसते हैं आतंकवादी। अब ये वाला जो था अक्साई चीन वाला साइड, ये डिमार्केशन है ही नहीं यहाँ पे इंडिया वाले भी पेट्रोलिंग करते हैं और चाइना वाले भी, और कई बार ये हमारे हिस्से में घुस जाते हैं, जानबूझ के घुसते हैं, सबको पता है। इंडिया वालों को अपनी हद पता है, उनको नहीं पता है, तो ये दे डू इट पर्पसली, इंटेंशनली, कि ये वाली लाइन को जो ये बनी हुई है इसको कहीं यहाँ तक ले आएँ, यहाँ पर आके बैठ जाएँ, जो अभी लद्दाख में कर रहे हैं हम, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये उनके दिमाग में हमेशा रहता है। तो इस तरीके से आपका ये 3 भागों में बट गया
एक जो है सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, दूसरा गिलगित बल्टिस्तान अक्साई चीन वाला एरिया। अब अगर एरिया की बात करें तो जो ये पीओके वाला एरिया का जो ये कश्मीर है, इस कश्मीर का एरिया 13,297 किलोमीटर वर्ग उसमें फैला हुआ है। उसी तरह से गिलगित बल्टिस्तान का अगर आप एरिया देखोगे तो वो 72,000 उसमें फैला हुआ है। और अक्साई चीन वाला एरिया भी अगर आप देखोगे तो वो मोटा मोटा आप बात चल के चलो 37,000 उसमें वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप टोटल देखोगे तो 1 लाख स्क्वायर फीट से, मतलब 1 लाख जो स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर हमारा एरिया जो है वो इलीगली ऑक्यूपाइड है। मतलब आप सोचो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, दुनिया में कम से कम 20 देश ऐसे होंगे जिनकी 1 लाख जो है स्क्वायर किलोमीटर के एरिया नहीं होगी। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, वैसे छोटा है फिर भी, पनामा हो गया, आयरलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, क्रोएशिया हो गया, कोस्टा रिका हो गया, भूटान हो गया, भूटान तो खैर काफ़ी छोटा है, ठीक है, यूएई हो गया, जॉर्डन हो गया, हंगरी हो गया, पुर्तगाल हो गया। मतलब एग्जाम्पल्स हैं। मतलब लाइबेरिया करके एक जगह है वो हो गई, अर्मेनिया हो गया। मतलब आप ये सोचो कि इवन इज़राइल से 5 गुना ज़्यादा लैंड इन्होंने लेके रखा हुआ है। तो इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। ये अब आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो मुजफ्फराबाद और इसके आसपास में जो लीपा वैली और उसके पीछे जो जगह हैं जहाँ से इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में, तारों को काट के वादियों के पीछे से, वादियों के साइड से वो नालों को क्रॉस करके पानी के थ्रू या जंगलों में, घने जंगल जैसे हंडवारा में है, इन जगह से किस तरीके से ये आतंकवादी घुसते हैं। तो सैटेलाइट इमेज से आपको बहुत आइडिया आ जाएगा। देखिए, मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको कश्मीर का नक्शा ना बिल्कुल आपके दिमाग में सेट करना चाहता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली जब कश्मीर की बात करते हैं तो किस तरह से कश्मीर दिखता है और क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं। दोस्तों, एक बार वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि किस तरीके से हमारा देश कहाँ पे जोग्राफिकली प्लेस्ड है। अगर आप देखो तो ये इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इंडियन ओशन है और उसके बाद इधर आप अगर देखोगे तो ये अरेबियन सी है, ये बंगाल की खाड़ी है। और अगर हम अब इसको डीप डाइव करें और समझें कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से प्लेस्ड हैं तो ये आपको दिखाई देगा। ये जम्मू एंड कश्मीर की हमने बात की है, जो जम्मू एंड कश्मीर को मैं आपको दिखाऊंगा, ये इस जगह पे है। ये जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। अगर मैं इसको, और ये उत्तराखंड और हिमाचल वाली जो इसमें चाइना की लाइन हमसे मिलती है, नेपाल जहाँ पे चाइना फिर से हमें परेशान कर रहा है तिब्बत के थ्रू, क्योंकि तिब्बत उनका ऑटोनोमस रीजन है, ठीक है। तो मैं आपको और जम्मू एंड कश्मीर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपको एक बार कोशिश करता हूँ ये दिखाने की कि जो इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं कश्मीर में वो कहाँ से होती हैं, किधर से घुसते हैं ये ज़्यादातर आतंकवादी। ये आपके सामने जम्मू का एरिया है। अब ये साइड जो आप देख रहे हो ना, बारामुल्ला आपको दिख रहा होगा, गुलमर्ग के आगे बारामुल्ला, पुंछ, राजौरी। मैं आपको इसमें बहुत कोशिश करता हूँ समझाने की कि एग्जैक्टली इन्फिल्ट्रेशंस कहाँ से होती हैं। तो आप ये देखोगे ना, ये पूरा जंगल एरिया है। मुजफ्फराबाद है, ये पाकिस्तान के साइड का जो एबोटाबाद है, जहाँ पे ये आपका उसामा बिन लादेन पकड़ा गया था। तो ये जो बारामुल्ला, बांदीपुरा, ये दिख रहा है आपको ना, बारामुल्ला, बांदीपुरा, बहुत घने जंगल हैं ये, ठीक है। ये वाला एरिया, पुंछ, ये सारी जगहों से इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं, सारी जगहों से। आपको बाकी एरियाज़ भी दिखाता हूँ मैं, और थोड़ा सा डीप करता हूँ इसको तो आपको समझ में आएगा। अब ये देखो, आपको हंडवारा दिख रहा होगा। ये जो हंडवारा है, इसमें ये बहुत ही घना जंगल है और इसमें सेब के बागान से लेके सब कुछ है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं बिकॉज घने जंगल हैं और बहुत डिफिकल्ट टेरेन्स हैं। अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा। इसमें दिख रहा है आपको, ये जो
पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया इन्फिल्ट्रेट करते हैं ये जो आते हैं घुसपैठिए वो लोग। तो जो मेजर है वो है सोपोर, बारामुल्ला, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा। मैं आपको एक बार इसको मैप से करने की कोशिश करके दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत फायरिंग होती है। ये वो उरी जगह है जहाँ पे इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करके हमारे जवानों को जो है धोखे से मारा था, आग लगा दी थी टेंट में। ये जो एरिया आपको दिख रहा है हंडवाड़ा और कुपवाड़ा, ये एरिया में भी आपको बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद बडगाम वाले एरिया में, पुलवामा में, ये आप देख रहे हो ना, पामपोर में, ये सारे जो एरिया हैं ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं। और कहाँ से इन्फिल्ट्रेट करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप देखो, ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं जब आप आओगे ये सारे एरिया से, जिसका नाम है मुजफ्फराबाद, ठीक है। ये सारे एरिया से यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। अगर मैं इसको और डिटेल में लेके जाऊँगा ना, आपको समझ में आएगा। बहुत घने जंगल और डिफ़िकल्ट टेरेन्स है इन सभी जगहों पे ये लोग। मैं आपको इसको दूसरे तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हो मैप में जो LOC बनी हुई है, तो ये सारे जगहों से ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं और हमारे देश में घुसने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हमारे सुरक्षा बल इनको मार गिराते हैं। और आप देख सकते हो कितना डिफ़िकल्ट टेरेन है, कितना जो है डिफ़िकल्ट होता है हमें इन लोगों को रोकना। अच्छा, अगला मैप जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, इसमें आपको LOC पे जो फाइट हुई थी अपनी, जो अपनी लड़ाई हुई थी 1999 में कारगिल वॉर की, वो भी बताना ज़रूरी है कि वो कैसे हुआ था, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था। एक छोटा सा आपको और समझ आ जाएगा एग्जैक्टली कि और कौन से पॉइंट्स है जहाँ से इंट्रूजन्स होते हैं। मतलब अगर मैं आपको नॉर्मली दिखाऊं तो अगर आप सपोज करो कि ये पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, छोटी मोटी ऐसी पहाड़ियाँ, और ये नेशनल हाईवे बन गया हुआ है, तो ये ना यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारा बनकर बना दिए, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्टर्ब दिस नेशनल हाईवे 1। एक तरह से वर्चुअल कैप्चर करके बैठे हुए थे कि अगर मेरे कोई भी ट्रक से ये मूवमेंट होगा तो ये यहाँ से फायर करेंगे, और जब भी ये फायर करेंगे उसके वजह से हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं हो पाएगी, आम एम्युनिशन नहीं हो पाएगी, और इसी वजह से वो किसी न किसी तरीके से ये ब्लॉकेज करके सियाचिन को काट देंगे, कश्मीर से सप्लाईज को अलग कर देंगे जो श्रीनगर से हमारे पास आता है। तो ये सारी प्लानिंग थी। अब मैप के तरीके से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये मैप आप देखिए। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको सैटेलाइट इमेज के थ्रू भी समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये जो लड़ाई भी हुई थी हमारी 1999 में कारगिल वॉर की, वो एग्जैक्टली कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी। तो ये अगर आप देखेंगे, ये टाइगर हिल है। अब इसको अगर मैं और तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये आपको दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं आप कितनी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। एक ये टॉप है। अब ये जो टॉप है, इस सब के ऊपर में, इन सब के ऊपर में इन लोगों ने यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन सब जगहों पे छोटे छोटे बंकर्स बना लिए थे, राइट। और हमारी फोर्सेस के, अब देखिए ये पूरी खुली जगह है, पूरी खुली जगह है। अगर आप देखो, अगर यहाँ पे आप बैठ जाते हो और पूरी खुली जगह है, तो आपके लिए ऊपर चढ़ के आना, और आपको कोई भी देख सकता है इन सब जगहों पे, इनके बंकर्स थे इन सब जगहों पे, ठीक है। अब इनके लिए पीछे जो है वो पाकिस्तान है, पीछे यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है। अब इनके लिए क्या था कि यहाँ से चढ़ाई करके आनी है, यहाँ से चढ़ाई करके आनी है। अब पूरा का पूरा खुला मैदान दिख रहा है आपको, कोई भी आसानी से निशाना लगा सकता है। इसीलिए जो कैजुअलिटी भी हुई थी, आपको मैंने अपने कारगिल वॉर वाले वीडियो में बताया था कि 1:7 की कैजुअलिटी थी। उनका एक मरता था तो हमारा 7 मरता था, और मुझे तो लगता है वो भी बहुत ही मतलब उस हिसाब से मुझे तो लगता है 10-12 की होनी चाहिए थी, क्योंकि इस तरह की अगर पोजीशंस पे आप बैठे हुए हो, जहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और कोई बंदा आपका चढ़ रहा है इधर से, तो आपके लिए तो कितना मुश्किल हो जाएगा उसको डिफेंड करना। आपके सामने से सारे वैंटेज पॉइंट पे बैठे हुए हैं। तो ये एक जो है, आपको मैं कोशिश कर रहा था कि आपको बता पाऊँ कि एग्जैक्टली किस तरीके से पाकिस्तानियों ने कैप्चर करके रखा था,
और आपको ये भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि नेशनल हाईवे 1 को ये कैसे कैप्चर करते थे। कैप्चर कैसे करते थे मतलब का ये है कि वो नेशनल हाईवे 1 को किस तरीके से उन्होंने टारगेट करके रखा हुआ था। तो मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर अब आपको टाइगर हिल यहाँ से दिख रहा होगा, तो अगर मैं आपको 1 मिनट के लिए हाईवे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे हाईवे पे टारगेट करते थे ये। अभी आपको ये दिख रहा है ना, क्लियर टाइगर हिल का टॉप दिख रहा है। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये जगह पे ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, इन पहाड़ियों पे ये सारे बैठे हुए हैं, ये सारे पहाड़ियों पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ से बैठ के ये वाला एरिया पे ये फायर करते थे, ये वाला एरिया, ठीक है। श्रीनगर लद्दाख रोड अभी तो विंटर्स में क्लोज हो जाती है, इसलिए से इसको दिखाया हुआ है। तो ये वाला जो हाईवे था इसके ऊपर कैप्चर करके रखा हुआ था कि इनके ऊपर फायरिंग करते थे। इस फायरिंग के वजह से हमारे रसद पानी कुछ भी नहीं जा पाता था। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने हाईवे इसके ऊपर में निगरानी रखते थे और वहाँ से शेलिंग करते थे हमारे लोगों के ऊपर। ये आप देख रहे हो द्रास है, आपको दिख रहा है ये द्रास है। अब अगर ये आपको एग्जैक्टली अब समझ में आएगा कि ये सारा एरिया इनके जद में आ गया था। इन सब जगहों पर जो है ना ये फायरिंग करते थे। इसको अगर मैं और ध्यान से समझाने की कोशिश करूं और आपको उसमें, तो आपको ये दिखेगा कि ये जो पहाड़ियां हैं ना, इन सारी पहाड़ियों पे इनका कैप्चर था। तो ये सारा जो एरिया था, इन सब पर कहीं ना कहीं सब जगहों पे इन्होंने अपनी पोस्ट बना के रखी थी और बहुत मुश्किल होती थी हमारे सेना के जवानों को रसद और हर तरह की एमिनिशन, सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स पहुंचाना। तो ये इसीलिए टाइगर हिल बहुत अहम था हमारे लिए कि हम उसको जल्दी से जल्दी जीते ताकि वो क्लियर कर सकें। तो जब टाइगर हिल यहाँ से मिला तो ये वाला पूरा एरिया हमने क्लियर करने की वो की, ये पूरा एरिया। तो आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली जो नेशनल हाईवे 1A है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और ये सारे पहाड़ियों पे ये बैठे हुए थे, ये सारे बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इन सब जगहों पे ये बैठे हुए थे। अब आपने बहुत सारे मैप से ये समझ लिया कि कश्मीर में किस तरीके से इंट्रूजन्स हुए, इंट्रूडर्स आते हैं। तो मोटा मोटा आपको ये समझ में आ गया। अब आप एक बार ये देखो कि हमारी स्ट्रैटेजिकल पोजीशंस क्या हैं, कहाँ पे हमारे एयरपोर्ट्स हैं, हमारे आर्मी बेसेस और उनके आर्मी बेसेस कहाँ पे हैं। जैसे हम बात करेंगे स्कार्दू की, या हम बात करेंगे और जगहों की जो मुजफ्फराबाद में इन्होंने अपने बना के रखा है, या गिलगित बल्टिस्तान में है, या अक्सई चीन के साइड में है। तो वो भी मैं आपको मैप के द्वारा दिखाने की कोशिश करूंगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारा मिलिट्री माइट कहाँ पे है और उनका मिलिट्री माइट कहाँ पे है। वर्चुअल टूर देने की कोशिश करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि एग्जैक्टली क्या पोजीशन है हमारी पाकिस्तान के साथ और किस तरीके से जोग्राफिकली हम वहाँ पे प्लेस्ड हैं। तो अब अगर हम देखें तो हम आ चुके हैं लेह के पास। आप देख सकते हो ये लेह एंड लद्दाख है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया होगा कि हमने किस तरीके से अपने आप को प्लेस करके रखा हुआ है। आपके मैप पे बहुत सारे पोस्ट दिख रही होंगी। तो इसमें अगर आप एक चीज़ देखें, सामने में आपको पाकिस्तान के बहुत सारे दिखाई दे रहा होगा, सियालकोट, गुजरावाला, ये बहुत सारे आपको वहाँ के प्रांत और सिटीज़ दिखाई दे रही होंगी। बट जो अभी फ़िलहाल में सबसे बड़ा, आप कह सकते हो कि जो सबसे बड़ा हमारा एक तरह से कह सकते हो खतरा है, या खतरा क्या, एक उनकी जो एडवांस पोजीशन है, उस एडवांस पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो ये आपको लेह दिख रहा है। इस लेह से हमारी जो है वो काउंटर अटैक की जो पोजीशंस हैं वो जैसे कि स्कार्दू के लिए भी है, ठीक है। और इधर हमारा जो बैक साइड में आप देखोगे तो ये हमारा चाइना वाली साइड पे भी है, ठीक है, जो चुसूल और ये पैंगोंग सो लेक के लिए। उसी तरीके से हमारा श्रीनगर बेस है, तो श्रीनगर बेस से भी स्कार्दू वाला बेस है। तो मैं आपको एक चीज़, छोटी सी चीज़ करके दिखाता हूँ। अगर हम श्रीनगर पे जाएं, ये आ गया आपका श्रीनगर, और वहाँ से अगर हम स्कार्दू जो उनका एयरबेस है
उसकी डिस्टेंस को देखें, ये एरियल डिस्टेंस है, तो 140 किलोमीटर है। तो इन्होंने भी बड़े दिमाग से उस चीज़ को वो करके रखा है। ये बल्टिस्तान का ही पार्ट है, हमारा ही पार्ट है, तो लेकिन उन्होंने भी यहाँ पे एयरबेस अपना बना के रखा है। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा दुश्मन ने भी प्लानिंग करके रखी है, इसीलिए इतनी सारी मूवमेंट्स हो रही हैं, इस तरीके की प्लानिंग हो रही है। और पहले से ही ज़रूरत थी, थोड़ा हम लेट जागे हैं। और उसको अगर हम काउंटर करते हैं, अगर हम उस जगह को हम काउंटर करते हैं, और अगर हम उसको लेह से भी काउंटर करें, ठीक है, तो लेह से अगर हम पॉइंट को ऐड करें और अब देखें तो इस कारदू का जो डिस्टेंस है वो भी 200, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं और श्रीनगर से भी कर सकते हैं। ऑल दो हमारे पास दौलत बेग ओल्डी है, बट उस कारदू के लिए थोड़ा सा उल्टा पड़ेगा। अब बात करते हैं, जब आगे की तरफ चलते हैं, मैं आपको पैंगोंग दिखाता हूँ। ये आपको जो जगह दिख रही है, ये आपको जो जगह दिख रही है ना, ये एग्जैक्टली अक्साई चीन है। तो मैं अगर यहाँ पॉइंट ऐड करूँ और अक्साई चीन से अगर आप देखोगे लेह की दूरी, तो सिर्फ और सिर्फ 244 किलोमीटर है। ये एरियल डिस्टेंस है, याद रखिएगा। और ये पैंगोंग त्सो वाली पूरी जगह है। DSGBO, जो DSGBO रोड है ना, वो ज़रूरी है आपको समझना, क्योंकि ये सारा खेल जो है ना, DSGBO रोड गेम चेंजर रोड है, ऑल वेदर कंडीशन रोड, सालों से बन रही है, लगभग 70% कंप्लीट हो गई और सितंबर तक पूरी कोशिश है कि 100% कंप्लीट करते। युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। झारखंड से दुमका, झारखंड में एक जगह है दुमका, वहां से मजदूर आए हुए हैं, और झारखंड के और भी बहुत सारी जगहों से मजदूर आए हुए हैं, और जान लगा दी है लड़कों ने कि किसी भी तरह से इस रोड को कंप्लीट करना है। वो सैनिक से कम नहीं है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, ये आप इस मैप में देखो दोस्तों। ये जो आप मैप सामने देख रहे हो ना, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको बहुत हद तक समझा देगा कि ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है चाइना, क्या उसको परेशानी है, क्यों इतना अचानक से इतना एग्रेसिव हो गया है। आपके सामने में राइट हैंड साइड में देखोगे तो ये पूरा अक्साई चीन वाला इलाका है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा अक्साई चीन वाला इलाका है, राइट। अब इसमें क्या किया हमने, सालों से हमने कभी ढंग से रोड नहीं बनाया है। कभी भी फोर्सेस को जाना होता था तो 2 दिन 1.5 दिन एयरलिफ्ट, ये सारा कुछ करो। मतलब ये हमारा एक एयरपोर्ट है, यहाँ पे भी सामान बहुत मुश्किल से एयरफोर्स जो है एयर ड्रॉप करता था, ट्रुप्स को एयर ड्रॉप करता था। तो सरकार ने ये बोला कि भाई इसके लिए हमें एक स्विफ्ट रोड बनानी होगी और ऑल वेदर कंडीशन रोड बनानी होगी। तो ये जब लेह से चलें तो ये एक तकरीबन 323 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और DSGBO रोड भी उसको बोलते हैं। और DSGBO रोड क्यों बोलते हैं, दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी, ये है DSGBO रोड। और ये पूरा का पूरा जो रोड है ये ऑल वेदर रोड है। लगभग 30% के आसपास अब बच गई है कंप्लीशन होने में, और सितंबर तक पूरी कोशिश है कि इसको कंप्लीट कर दिया जाए। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अब किसी तरह का भी एक्शन होगा तो वो ठंड में होगा, जानबूझ के, क्योंकि चाइना को ऐसा लगता है कि ठंड में हमारे पास उतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है। पिछली बार भी हम ठंड में ही हार गए थे, और इस तरह के टेम्परेचर में लड़ने का साहस नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है और प्रैक्टिस नहीं है। तो उसकी गलतफहमी दूर कर दी जाएगी इस बार। तो वो अभी फ़िलहाल इस चीज़ को जानबूझ के स्ट्रेच कर रहा है। और ये जो रोड है हम भी चाहते हैं कि स्ट्रेच हो, तब तक हमारा ये रोड बन जाएगा। अब ये रोड बनने से क्या हो रहा है, ये जो रोड बन गई इससे मेरा यहाँ अक्साई चीन पे बिल्कुल आसानी से पहुँच बननी शुरू हो गई है। और इस वजह से इसको ज़्यादा जो है इशू आ रहा है कि अगर इनका मिलिट्री इतनी आसानी से मूव करना शुरू कर देगा तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा, और भविष्य में ये हो सकता है कि अक्साई चीन के ऊपर भी कब्जा कर ले। आपको पता है ये चाइना थोड़ा दूर की सोचता है। उसने इंडिया के एग्रेसिव बिहेवियर को देखते हुए और इस बार का स्टैंड देखते हुए, जब हमारे गृह मंत्री ने ये कहा था कि अक्साई चीन हो या POK हो या गिलगिट बल्टिस्तान हो, सारा भारत का अभिन्न अंग है और हम उसको वापस लेके रहेंगे। तो ये डर उसके दिमाग में हमेशा रहता है। चाइना ने भी एक एग्रेसिव स्ट्रेटजी इंडिया के खिलाफ बनाई हुई है, वो मैं आपको दूसरे मैप में समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। पैंगोंग लेक एंड गलवान वैली, पैंगोंग लेक और गलवान वैली को मैं भी आपको सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू समझाऊंगा कि क्यों इतना ज़्यादा चाइनी जो है वहाँ पे इंट्रूड कर रहे हैं, वहाँ पे अपने स्ट्रैटेजिकल बंकर्स और छोटे छोटे शॉर्ट रेंज पोजीशंस बना रहे हैं। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि वहाँ की जो छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं वो इतनी एक्चुअली पैंगोंग के पीछे में ही आगे जाके आपका अक्साई चीन का रास्ता कटता है गलवान वैली की तरफ से। तो वो उस जगहों पे इस तरह का कब्जा करके रखना चाह रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जिस तरह का DSGBO रोड बन रहा है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि बाद में अगर इतना फ्रीक्वेंट तरीके से इंडिया की मिलिट्री जाना शुरू कर देगी और वो वहाँ पे पोस्ट बना लेगी तो मेरे लिए अक्साई चीन कल को हाथ से भी निकल सकता है।
एक मिलिट्री माइट अगर इंडिया की बन गई तो इस रास्ते पे आने मत दो, रोक के रखो। आपको समझ में आएगा। पैंगोंग में जो फिंगर्स वाला पोजीशन है ना, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सैटेलाइट इमेजेस से। 4 और 8 के बीच की जो सारी कहानी है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। जो हमारा एक दूसरा कन्फ्लिक्टिंग जोन है वो है लद्दाख वाला एरिया, ईस्टर्न लद्दाख एक्चुअली। और ईस्टर्न लद्दाख में जो हमारा चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो आपको अभी एक सैटेलाइट इमेज दिख रही है। इस सैटेलाइट इमेज को मैंने अभी जूम करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किस बात का डर है, किस बात की प्रॉब्लम है और किस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर अटैक किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें। आई होप आपको फेयर आइडिया आएगा इसमें कि क्या कहानी चल रही है। तो आप सामने देख सकते हो जम्मू कश्मीर, कारगिल, स्कार्दू, बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले समझते हैं, ये आपको जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और ये श्रीनगर है। हमारा एक एयरबेस यहाँ पे है, ठीक है, श्रीनगर के पास यहाँ हमारा एक एयरबेस है। ओके, एक और एयरबेस पास में ही है अवंतीपुरा में। तो आप अगर देखोगे ये एक लेह हमारा एयरबेस है, ठीक है। अब यहाँ पर चाइना बैठा हुआ है और इधर ठीक पाकिस्तान है। ये जो आपको जगह दिख रही है ना, ये अक्साई चीन है। ये कौन सी जगह है? द फेमस पैंगोंग लेक, जिसको हम 3 इडियट्स वाले उसमें भी जानते हैं, जो आपने मूवीज़ में देखी होगी। तो अब इंडिया के लिए 2 जगहों पे, 2 फ्रंट पे एक तरह से लड़ाई चल रही है। एक प्रेशर आता है श्रीनगर के साइड से बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन की, दूसरी तरफ में पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ चाइनीज़ आर्मी भी प्रेशर दे रही है हमारे साइड में, ताकि हम थोड़ा सा रिट्रीट करें। तो अभी क्या हो रहा है, अगर हम इसको अगर आप ये देखोगे तो ये एरिया अक्साई चीन के पास जा रहा है, ये जो हमसे इन्होंने छीन लिया था। तो अब इसको मैं जूम करता हूँ तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि किस तरीके से ज्योग्राफिकली लेह लद्दाख में किस तरह का काम हो रहा है चाइना द्वारा प्रेशराइज करने का। पहले तो एक चीज़ छोटी सी और बता देता हूँ, जो इनका ये गिलगिट बल्टिस्तान कब्जा करके रखा है, यहाँ पे ये स्कार्दू करके ये है, मैं आपको स्कार्दू एयरबेस है, यहीं पे इन्होंने अपने JF-17 और F-16 रखे हैं, ताकि ये 2 जगहों से लड़ने की, मतलब किसी तरीके को अगर हम एडवांस करते हैं तो ये हमें जवाब देने के लिए इन्होंने यहाँ पे तैनात करके रखा हुआ है कि यहाँ पे आ जाए और इधर भी लड़ ले। ठीक है, ऑल्दो इनके पास भी यहाँ पे एक छोटा सा एयरबेस है चाइना के पास, जिंगयांग, थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, आपको पता ही है चाइनीज़ वर्ड है। तो यहाँ पे भी इन्होंने छोटा सा एयरबेस बना के, मिलिट्री बेस बना के रखा हुआ है। तो अब इसको अगर मैं थोड़ा आपको जूम करके समझाना चाहूँगा कि एग्जैक्टली क्या स्टैंड ऑफ है, क्या है। तो आप देखो, ये पैंगोंग लेक है, ठीक है, ये पैंगोंग लेक है, ये सारा हमारा एरिया है। देख रहे हैं आपको चुसूल वगैरह, ये सारा हमारा एरिया है, मान, चुसूल, लुकुंग, ये सारा हमारा एरिया है। और जब आप इस साइड में बढ़ते हो, ये जो इस साइड में आप बढ़ते हो, ये इन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ, ये चाइना के एरिया है। अब इसी में क्या होता है कि बहुत सारे फिंगर्स बने हुए हैं, आपको मैं मैप के ज़रिए दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको दिख रहा होगा ना, तो ये सारे फिंगर्स बने हुए हैं, फिंगर्स बने हुए हैं, ठीक है। ये फिंगर 1, फिंगर 2 ऐसे करके बनाए हुए हैं। मैं आपको एक सेकंड, मैं आपको इस फिंगर्स बने हुए हैं ना। तो दोस्तों मैंने आपको जैसा कि आपको सैटेलाइट व्यू दिया था, अब मैं एक इमेज आपके सामने दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो इमेज है उसमें ये समझ में आएगा कि डीमार्केशन कहाँ तक है और कौन सा एरिया किसका है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1, 1, 2, 3, 4, जो ये 4 है, 4 एरिया से लेकर के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये इंसिडेंट और इंक्लूजन वाला एरिया है। बट हमारी फोर्सेस 4 से लेकर के जो ये 8 वाला है, ये विवादित एरिया है। तो हम लोग पेट्रोलिंग करने के लिए जाते थे और ये लोग भी पेट्रोलिंग करने के लिए आते थे 8 से 4 तक और 4 से 8 तक, ठीक है। अभी क्या किया है कि इन लोगों ने हमारी एंट्री जो है वो 4 के आसपास में ही रिस्ट्रिक्ट कर दी है, यहाँ तक ही हम जा पा रहे हैं, आ पा रहे हैं। और यहाँ पर ये बैठ गए हैं अपने बंदों को लेकर के।
इनका एरिया इधर से शुरू होता है, ठीक है, और हमारा एरिया इधर से शुरू होता है। हमारा यहाँ पे आईटीबीपी का पोस्ट भी है, बट ये वाला एरिया है, एक तरह से आप बोलोगे नो मैंस लैंड ही बोल सकते हो, बिकॉज ये भी आते थे और हम भी आते थे, हम दोनों ही गश्त करते थे, यहाँ पे दोनों ही आते थे, बट इन्होंने एक तरीके से हमें यहाँ पे घुसने से मना कर दिया है। तो एक तो ये फ्लैश पॉइंट था, ठीक है। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि और एरियाज में क्या हो रहा है और क्यों इस तरीके का ये हरकत। तो दोस्तों अब आप एक इमेज देख रहे हो, एक लाइव इमेज देख रहे हो, जो आपको एक ट्राई जंक्शन के उसमें दिख रही होगी, ठीक है। ये ट्राई जंक्शन क्या है, यही है वो गलवान वैली, ठीक है, ये है वो गलवान वैली। इस जगह पे ही झड़प हुई थी एग्जैक्टली। और अब मैं कोशिश करता हूँ आपको ये समझाने की कि ये गलवान वैली में इन्फिल्ट्रेट क्यों करते हैं। और इसमें भी आपको पता ही है कि अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूँ आपको थोड़ी दूर से, आप देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा ये अक्साई चीन है, ये जो एरिया है ये अक्साई चीन है। और अक्साई चीन के पास ये इनका इस जगह पे कहीं पे एक बेस है, और ये एरिया के पास ये मतलब क्योंकि ये यहाँ से पूरा ये अक्साई चीन वाला एरिया है, इनको ऐसा लगता है कि इंडिया का एक एग्रेसिव स्टैंड है, और अगर इन्होंने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और फोर्सेस बढ़ा लिए तो जो इनका एडवांसमेंट होता था, चीन का एडवांसमेंट होता था हमारे जगह की तरफ, तो वो एडवांसमेंट जो है उस पर रुकावट आ जाएगी। आप देखो यहाँ कहीं पे था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो ट्राई जंक्शन कहाँ आ गया। ये जो आपने ट्राई जंक्शन देखा था ना, वो यहाँ कहीं पे था। तो ये एक इनके लिए निर्णायक जगह है जहाँ पे ये चाहते नहीं है कि हम किसी भी तरीके से कोई भी तरह का एडवांसमेंट करें, मतलब हम अपनी ही धरती पे पीछे रहें, हम अपनी ही धरती पे आके गश्त ना करें, भले वो हमारी धरती पे आके कब्जा करें। मैं आपको और तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इनका थॉट प्रोसेस क्या है, ये क्यों इस तरीके से करते हैं। जिस फ्लैश पॉइंट की बात मैंने आपको जो भी दिखाया है गलवान वैली, जिस फ्लैश पॉइंट की बात हो रही थी, जो ट्राई जंक्शन की बात हो रही थी, आप ये देखो ये वो ट्राई जंक्शन है जिस जगह पे लड़ाई हुई। मैं आपको इसको मार्क करके दिखाता हूँ, ये है वो जगह जिस जगह पे ये मार्क जो है लड़ाई हुई, जो ये क्लैश का साइट है, ठीक है। यहाँ पर भी इन लोगों ने क्या करा हुआ है, जो इंडियन साइड का लैग तो है, इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भी इन्होंने बहुत सारे पोजीशंस बना के रखी हुई हैं अपनी, अभी भी कुछ तो हटा दी है, रिट्रीट कर दी हैं, बट सपोर्ट पोजीशंस बना के रखी हुई हैं। और ये जगह पे ही जो है तंबू जो है वो हटाने की बात हुई थी, बट वो तंबू उसने हटाया नहीं। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि आग लग गई और जो भी है। अभी तो बाद में जब चीज़ें क्लियर होंगी एग्जैक्टली क्या हुआ था तब हमें पता चलेगा, बट दिस वाज द फ्लैश पॉइंट जहाँ पे ये लड़ाई हुई थी। आई होप इतने सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको दिखाए उससे आपको ये समझ में आया होगा कि कश्मीर एग्जैक्टली कहाँ पोजिशनड है, उसके कन्फ्लिक्ट जोन्स क्या क्या हैं, और मेजॉरिटी उसके इश्यूज क्यों हुए, और अभी चाइना किस तरह से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान की पोजीशंस क्या है। ये जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब ये आपको बताएगा कि इसकी क्रिएशन के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि किसी को मुस्लिम मेजॉरिटी वाला स्टेट चाहिए था? क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था? या सिर्फ इसलिए हुआ कि कुछ लोगों को पावर की लालच थी, लालसा थी, और इस वजह से एक बड़ी पॉलिटिक्स खेली गई जिसके लिए आज भी 1 करोड़ 20 लाख कश्मीरी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, वो तड़प रहे हैं, लड़ रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या कोई और आप कह सकते हो कि एनजीओ हो, या और भी बहुत सारे लोग जो उनके साथ सिंपैथी रखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उन सबसे मेरी एक गुजारिश है कि कुछ भी करने से पहले सबसे पहले एक चीज़, एक चेंज जो कश्मीर में चाहिए वो ये चाहिए डेवलपमेंट। और जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ इस गवर्नमेंट का, जो मैंने देखा है कि चीज़ें कुछ ना कुछ आगे बढ़ रही हैं। हाँ, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैंने बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो वहाँ पे लग रहे हैं, बहुत दूर के इलाकों में नहीं लग रहे थे। अब मैंने फॉलो किया है तो वो पावर प्रोजेक्ट का जो है अनावरण हो रहा है। तो डेवलपमेंट से जितना जुड़ेगी ना ये कश्मीर की आवाम,
उतना हमारे साथ अपने आप जुड़ जाएंगी। जब काट के रखोगे एक सिरे को दूसरे सिरे से, तो वो कहाँ से जुड़ेगा? किसी चीज़ में कम नहीं है, क्रिकेट में कम नहीं है, इंजीनियरिंग में कम नहीं है, स्पोर्ट्स में कम नहीं है, किसी चीज़ में कम नहीं है। और वो हमारे जैसे ही हैं, इसीलिए हमारी तरह ही हैं और हमसे कम नहीं है। तो लेट्स सी कि अगले वीडियो में आपको मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि एग्जिस्टेंस कहाँ से था कश्मीर का, कैसे उत्पत्ति हुई कश्मीर की, किस तरीके से कश्मीर वर्ल्ड मैप पे आया और उसने किस तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स को बदल दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।